हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न एज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम दैट इज रिटन बाय टी.एस. एलियट। पोएम का नाम है द वेस्टलैंड और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मॉडर्न एज के जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं उसको रिप्रेजेंट करती हैं और इसमें बहुत सारे वर्क से इन्होंने इल्यूजन्स लिए हैं जिसके कारण भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कह सकते हैं ये पोएम मॉडर्न एज की रिप्रेजेंटेटिव पोएम में से एक है। ये पब्लिश होती है 1922 में। इसका पब्लिकेशन ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको राइटर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी क्योंकि टी.एस. एलियट बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रिटिसिज्म, पोएट्री एंड ड्रामा सभी में इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। टी.एस. एलियट की हम बात करें तो एक इनके फैमिली बहुत ही रिलीजियस रही है। इनके ग्रैंडफादर काफ़ी रिलीजियस रहे हैं और इनकी मदर ने इनको बहुत कोऑपरेट किया है इनके राइटर की जो भी करियर उन्होंने बनाया उसको शेव करने में। ओके, इनके ऊपर ऑर्थर सिमंस की सिंबलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर इस बुक का काफ़ी प्रभाव रहा। मतलब कि इस फ्रेंच सिंबलिस्ट से काफ़ी प्रभावित रहे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रही है जिसका असर हमें इनके इस पोएम में देखने को मिलता है। ये दो मैगजीन से एसोसिएटेड रहे हैं, आपको याद रखना है। पहली मैगजीन है द इगोइस्ट, इसके ये असिस्टेंट एडिटर रहे हैं और दूसरी है द क्राइटेरिया, इसके ये एडिटर बनते हैं 1923 में। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि इनका जन्म यूएसए में होता है, ठीक है। इनका जन्म यूएसए में होता है लेकिन 1927 में ये बन जाते हैं ब्रिटिश सिटीजन। कब बन जाते हैं? 1927 में। इनका जन्म कब होता है ये भी आपको याद रखना है। 1888 में जन्म होता है इनका। ओके, तो हालांकि यूएसए में जन्म होता है बट 1927 में शिफ्ट होने के बाद ये ब्रिटिश सिटीजन बन जाते हैं और इसके बाद इन्होंने एंग्लो कैथोलिसिज्म को अपनाया था। और इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने क्लेम किया था कि क्या बोला था उन्होंने अपने को कि दैट ही वॉज क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें इनकी पर्सनल लाइफ तो विवियन हेवुड से इनकी शादी होती है, ठीक है। जुलाई 1915 में इनकी शादी होती है बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही है, ठीक है। और इनके वर्क में इसका बहुत असर देखने को मिलेगा। इनको 1948 में नोबेल प्राइज मिलता है, ये आपको याद रखना है। और इनकी पोएम्स कलेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पोएटिक इनके वर्क हैं जिसमें आपको याद रखना है इनके पोएटिक वर्क में द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉग, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द प्रिल्यूड्स। प्रिल्यूड जो द प्रिल्यूड लिखी थी वो प्रिल्यूड जो लिखी है वो लिखी वर्ड्सवर्थ ने, लेकिन द प्रिल्यूड्स एस जब लग जाता है तो इन्होंने लिखी टी.एस. एलियट ने। इसके अलावा 4 क्वार्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड द हॉलो मैन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इनकी ड्रामा की हम बात करें तो द फैमिली रियूनियन एंड मर्डर इन द कैथेड्रल, ये दोनों वर्क इंपॉर्टेंट है और पोएटिक ड्रामा का बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा इन्होंने द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क भी लिखा है, ठीक है। तो 3-4 इनके प्ले हैं जो आपको याद रखने हैं लेकिन इसमें से 2 वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इनके बारे में। आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने ईस्ट कोकर से अपने आप कह सकते हैं एपिटाफ जो है लिया था और वो उसकी लाइन क्या है ये आपको याद रखनी है, इन माई बिगनिंग इज माई एंड, ठीक है। तो जब इनकी डेथ होती है तो इनकी डेथ के बाद जो ग्रेव रहती है उसमें ये लाइन्स लिखी रहती है, इन माई बिगनिंग इज माई एंड, इन माई एंड इज माई बिगनिंग। तो ये भी पूछा जाता है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो ईस्ट कोकर से ये लाइन ली गई है। इसके अलावा इन्होंने जो ऐसे लिखे हैं द मेटाफिजिकल पोएट्स, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ट्रेडिशन एंड हिज इंडिविजुअल टैलेंट, तीनों ऐसे क्रिटिसिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स को काफ़ी ज़्यादा अप्रेजल किया है फॉर यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है। 1948 में जैसे मैंने बताया इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। सेम ईयर में इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं बायोग्राफी से रिलेटेड। अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम के बारे में डिटेल्स। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो आता है आपका पब्लिकेशन ईयर्स थे। तो आपको ये याद रखना है कि इस पोएम को 3 बार पब्लिश किया जाता है। पहले तो मैगजीन में पब्लिश होती है और उसके बाद बुक फॉर्म में। तो मैगजीन में क्राइटेरिया में पहले पब्लिश होगी यूके लंदन में
अक्टूबर 1922 को, और इसके बाद ही द डायल में यूएसए में पब्लिश होती है नवंबर 1922 में, लेकिन बुक फॉर्म में ये पब्लिश होती है दिसंबर 1922 में। ओके, तो इसको आप बिल्कुल नोट करेंगे। डेडिकेशन, तो इन्होंने इस पोएम को डेडिकेट किया है एजरा पाउंड को, अमेरिकन है ये, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है इनको। एल मिग्लियो फैब्रो, इसका मतलब होता है द बेटर क्राफ्टमैन। तो ये पूछा जाता है कि इन्होंने क्या बोला है और इसका मतलब क्या है। तो एजरा पाउंड ने इनके वर्क को, इस जो पोएम है उसे एडिट किया है। तो कई जगह आपको 433 लाइन्स मिलेगी, कई जगह आपको 434 लाइन्स मिलेगी, ठीक है। तो इसके पहले ये और भी लेंदी थी पोएम, लेकिन इसके बाद जब एडिट किया जाता है तो ये इतनी शॉर्ट पोएम हो जाती है। 433 माना जाता है, लेकिन टीएस एलियट के अकॉर्डिंग 434 है। तो आपको दोनों मिलेगा, तो आप अकॉर्डिंगली आंसर करिएगा। लिटरेरी मूवमेंट, तो ये मॉडर्निज्म से रिलेटेड पोएम रही है। इसमें आपको मॉडर्निस्ट जो भी पोएम है उसकी आपको क्वालिटीज देखने को मिलेगी। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि मॉडर्निस्टिक कौन कौन सी क्वालिटीज हैं इसमें। ये मॉडर्निस्ट एपिक माना जाता है, ये एपिक पोएम का एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत लंबी है। फ्रैगमेंटेड नैरेटिव पोएम है। ओके, अब बात करते हैं सोर्सेस की। तो पहले तो आप ये याद रखिए कि इसका पहला टाइटल क्या था। तो इसका पहला टाइटल था ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। ये चार्ल्स डिकेन के वर्क से लिया गया है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि इसका ओरिजिनल टाइटल क्या था। और अब हम डिस्कस करते हैं सोर्सेज की। तो सोर्सेज हैं जेसी एल वेटसन का फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। नेक्स्ट है सर जेम्स फ्रेजर का द गोल्डन बो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथिक जो आपका मैथोलॉजी से रिलेटेड जो क्रिटिसिज्म है, ठीक है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म। दांते की डिवाइन कॉमेडी से भी लाइंस ली गई हैं, द बाइबल से ली गई है, ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट से, हिंदू स्क्रिप्चर उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से लाइन ली गई है, ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी, शेक्सपियर से, चौसर से, मिल्टन से, सबसे लाइन आती हैं, ठीक है। बुद्धिज्म से भी कुछ एल्यूजन्स इन्होंने लिए हैं। टाइटल की सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो टाइटल है द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड दिखा रहा है स्पिरिचुअल बैरनेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इस बुक में काफी असर रहा है। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो मॉरल डिके हो जाता है, लोगों के मन से जो रिलीजन एकदम खत्म हो गया है, फेथ खत्म हो गया है, साइंस के कारण स्केप्टिसिज्म आ गया है, पीपल डिसइल्यूजनड हो चुके हैं, वो सब दिखाया गया है। इमोशनल स्टेरिलिटी, तो इमोशनली भी लोग कोलैप्स हो चुके हैं, ये भी दिखाया गया है। इसका जो मेजर थीम है वो लिया गया है ग्रायल लीजेंड से। इसमें बताया गया कि वेस्टलैंड जो है वो कर्स लैंड है और अब वो रेस्टोरेशन का वेट कर रहे हैं। तो जैसे फिशर किंग का जो लीजेंड था जिसमें ये जाते हैं, ठीक है, और क्राइस्ट का जो हॉली कप है उसको लेने के लिए जाते हैं ताकि जो उनका जगह है, जो उनका लैंड बिल्कुल जो कर्स्ड हो चुका है उससे वो रिवाइव हो सके। तो यहाँ पे हमें वही सेम लीजेंड देखने को मिलता है होली ग्रेल का। ये रिफ्लेक्ट करता है लॉस ऑफ फेथ को, डिसइंटीग्रेशन ऑफ कल्चर को, फ्रैगमेंटेड मॉडर्न कॉन्शियसनेस को। ओके, अब पूछा जाता है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, इसकी थीम से, इसके कितने पार्ट्स हैं, एल्यूजन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, इसलिए मैंने इस लेक्चर में ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट्स कवर किए हैं। तो इस पोएम में टोटल 5 पार्ट्स हैं, आपको इनका सीक्वेंस याद रखना है। पहला है द बरियल ऑफ द डेड, दूसरा है गेम ऑफ चेस, थर्ड है द फायर सरमन। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गेम ऑफ चेस एंड फायर सरमन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि बरियल है, फिर गेम है, फिर फायर है, उसके बाद डेथ बाय वाटर। तो फोर्थ क्या है, डेथ बाय वाटर, एंड लास्ट में है व्हाट द थंडर सेड, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो सेक्शन है थर्ड जो है ये लॉन्गेस्ट माना जाता है एंड फोर्थ जो है वो शॉर्टेस्ट सेक्शन माना जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है। लास्ट सेक्शन क्या है, फर्स्ट सेक्शन क्या है, ये भी क्वेश्चन बना है। और अ गेम ऑफ चेस का टाइटल कहाँ से आया इसकी भी हम डिस्कशन करेंगे। इसमें लैंग्वेज कितनी यूज हुई है, तो 7 लैंग्वेज टोटल यूज हुई है, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन एंड संस्कृत, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। इस पोएम में हमें कल्चरल फ्रेगमेंटेशन एंड इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी भी देखने को मिली है। जैसे डिफरेंट लैंग्वेज यूज की गई है तो वो हमें कल्चरल फ्रेगमेंटेशन एंड इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटीज दिखा रहा है। अब हम डिस्कशन करते हैं एपिग्राफ से रिलेटेड पॉइंट्स, सेक्शन और टाइटल्स, और इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है, क्यों ओरिजिनल टाइटल नहीं इन्होंने रखा, तो उसके भी डिस्कशन करते हैं। तो ये एपिग्राफ है, ठीक है।
एपिग्राफ है, हमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं है, लैटिन और ग्रीक में है, तो हम लोगों को तो देखिए आती नहीं है ना, मुझे तो नहीं आती है। तो ये सोर्स क्या है, सैट्रिकॉन बाय पेट्रोनियस। ये भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेट्रोनियस नाम है कि सैट्रियन नाम है, ठीक है। तो सैट्रिकॉन वर्क है और बाय पेट्रोनियस लिखा गया है, 1st सेंचुरी AD का वर्क है और इसमें लैंग्वेज है लैटिन और ग्रीक। ओके, अब इसका मतलब देखते हैं कि क्या मतलब है। तो मीनिंग देखते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या है ये देखते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। मीनिंग है, फॉर वंस आई माई सेल्फ सॉ विद माई ओन आईज द सिबल ऑफ क्यूमिन हैंगिंग इन अ केज एंड व्हेन द बॉय आस्क्ड हर सिबल व्हाट डू यू वांट, शी आंसर आई वांट टू डाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिबल ऑफ क्यूमिन इसका रेफरेंस है और वो हैंग कर रही है केज में और उसे पूछा गया कि तुम क्या चाहती, तो उसने कहा कि आई वांट टू डाई। तो क्वेश्चन बनता है कि हु इज सिबल, सिबल कौन है। शी वॉज अ प्रोफेटिस इन ग्रीक रोमन मैथोलॉजी और इसे अपोलो, गॉड अपोलो ने एटर्नल लाइफ ग्रांट किया था, उसे एक ब्लेसिंग दी थी, ठीक है। लेकिन वो अपने लिए एटर्नल यूथ मांगना भूल गई। जैसे आपने टेनिसन की टेथनस एक पोयम पढ़ी होगी, उसमें भी सेम चीज है कि टेथनस को ब्लेसिंग दी जाती है और वो एटर्नल यूथ मांगना भूल जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुअली वो विदर हो गई बट उसकी कभी डेथ नहीं हुई है, इसलिए वो अब डेथ चाहती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने एक थोड़ी सी गलती करी है, उसके लिए सॉरी। मैंने आपको जो लाइंस बताई थी, तो टोटल इस पोएम में 434 लाइंस है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। लेकिन जो फुट नोट है, एलियट ने जो फुट नोट लिखा है उसमें उन्होंने 433 लाइंस बताई है, मैंने आई थिंक रिवर्स कर दिया था, तो सॉरी फॉर दैट। सिग्निफिकेंस ऑफ द एपिग्राफ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लाइन एपिग्राफ से पूछी जाती हैं, लाइन क्या है, किस लैंग्वेज में लाइन है और किसका रेफरेंस है, ये भी पूछा जाता है। तो सिंबल है मॉडर्न ह्यूमैनिटी का, अलाइव तो है मॉडर्न ह्यूमैनिटी बट स्पिरिचुअली एग्जॉस्टेड है, अंदर से एकदम डेड हो चुकी है। लाइफ विदाउट मीनिंग, डिजायर फॉर डेथ रादर देन रिन्यूअल। तो लोग इतने इनएक्टिव हो चुके हैं कि वो स्पिरिचुअली बिल्कुल भी आप कह सकते हैं स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है, वो इनएक्टिव है, ठीक है। दे वुड they would prefer to die rather than to be spiritually regenerated. थीम ऑफ स्टेरिलिटी हम देखते हैं, तो यहाँ पे एंडलेस एग्जिस्टेंस कर्स हमें देखने को मिलता है, रेफ्लेक्ट करता है ये पोस्ट वॉर डिस्पेयर को। तो मैंने आपको बताया था World War I का यहाँ पे हमको इन्फ्लुएंस काफी देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं इसमें पोयम में और क्या क्या चीज दिखाई गई है। तो इस पोयम में हमें स्पिरिचुअल बैरनेस देखने को मिलेगी, ओके, स्पिरिचुअल बैरनेस देखने को मिलेगी। और हम ये देखते हैं कि ह्यूमैनिटी जो लोग हैं, दे आर लॉन्गिंग फॉर दैट इंस्टेड ऑफ रीजनरेशन, राइट। तो इस एपिग्राफ से हमें ये समझ में आता है कि पोयम की जो सेंट्रल थीम है वो क्या है, लाइफ विदाउट मीनिंग, life without meaning, and it is also expressing the agony of spiritual exhaustion, that people are spiritually exhausted, they are no longer interested in the faith, the religion at all, right। सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्शन टाइटल्स देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनता है। द बैरियल ऑफ द डेड, तो ये बैरियल ऑफ द डेड क्या दिखा रहा है, स्पिरिचुअल डेथ ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक है, मतलब जो बैरी किया जा रहा है, ठीक है, स्पिरिचुअली डेड हो चुके हैं मॉडर्न पीपल। अ गेम ऑफ चेस, तो ये आपको याद रखना है, टाइटल कहाँ से आता है, थॉमस मिडल्टन के अ गेम ऑफ चेस से, और विमेन बिवेयर विमेन से भी आता है टाइटल। मैकेनिकल लवलेस ह्यूमन रिलेशनशिप को दिखाता है। थर्ड देखते हैं द फायर सरमन, फायर सरमन डिजायर एज अ सोर्स ऑफ सफरिंग। तो यहाँ पे फायर सरमन का टाइटल आपके लॉर्ड बुद्धा के सरमन से और उसके अलावा सेंट ऑगस्टाइन के कन्फेशन से भी लिया गया है, ठीक है। डेथ बाय वाटर, ये नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है और इसमें सेलर की बात की गई है, ठीक है, फिनिशियन सेलर की बात की गई है और ये बताया है कि कैसे वो वाटर में ड्राउन हो चुका है, तो ये सिंबॉलिक है। तो यहाँ पे डेथ को बताया गया है एज प्योरिफिकेशन एंड वार्निंग। तो वाटर भी जो है वो हमारा एक आप कह सकते हैं रीबर्थ को सिम्बलाइज करता है, तो उसको भी यहाँ पे देखते हैं। व्हाट द थंडर सेड, ये लास्ट सेक्शन है हमारा, तो ये बताते हैं होप ऑफ स्पिरिचुअल रीजनरेशन, ठीक है। लास्ट सेक्शन होप ऑफ स्पिरिचुअल रीजनरेशन को दिखाता है। तो ये मेजर 5 सेक्शन है जिसमें हमने देखा कि ये किस 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 चीज को सिग्निफाई करते हैं। अब हम देखते हैं ओरिजिनल टाइटल क्या था, तो मैंने आपको बताया था ही डू द पोलिस इन डिफरेंट वॉइसेस।
ये टाइटल लिया गया था चार्ल्स डिकेंस के आवर म्यूचुअल फ्रेंड से, और दिस वाज स्पोकन बाय स्लॉपी, और वो रेफर करते हैं एक मैन को जो न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे अलाउड इन मेनी वॉइसेस। ठीक है, तो ये तो आपको नहीं ध्यान रखना, बट ये दोनों पॉइंट याद रखना है, ये क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन टी.एस. एलियट ने इसका जो टाइटल था पुराना वो चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? बिकॉज द ओरिजिनल टाइटल सजेस्टेड मल्टीपल वॉइसेस, एंड फाइनल जो टाइटल है वो सिग्निफाई कर रहा था स्पिरिचुअल बैरननेस, कल्चरल डिके, पोस्ट वॉर एम्प्टीनेस। जैसे आप देखते हैं द वेस्टलैंड, नाम ही समझ में आ जा रहा है कि थीम क्या है ना। और ओरिजिनल टाइटल की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल टाइटल एम्फसाइज करता है नैरेटिव मल्टीप्लिसिटी, लेकिन जो फाइनल टाइटल वो फोरग्राउंड करता है स्पिरिचुअल डेजोलेशन। ओके, पार्ट वाइज अब देखते हैं नोट्स। देखिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने अलग अलग तरीके से इसमें आपके लिए नोट्स बनाए हैं। तो पार्ट वाइज देखते हैं। तो फर्स्ट जो है पार्ट, थीम इसकी क्या है? स्पिरिचुअल डेथ, फियर ऑफ रीबर्थ, स्टेरिलिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये थीम है फर्स्ट पार्ट की। और इसमें चौसर का एल्यूजन है कैंटरबरी टेल्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चौसर से यहाँ पे लाइन ली गई है कैंटरबरी टेल्स की। वहां पे अप्रैल को स्वीटेस्ट मंथ बताया गया है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। तो वहां पे स्प्रिंग का जो कंट्रास्ट है, वहां पे हमने देखा स्प्रिंग को एज रिन्यूअल देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एलियट में, टी.एस. एलियट में स्प्रिंग को हम पेनफुल रीबर्थ के सीजन के तौर पे देखते हैं। इसीलिए अप्रैल जो कि स्प्रिंग का सीजन है, क्रूएलेस्ट मंथ यहाँ बोला गया है। बिब्लिकल एजिकल यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सन ऑफ मैन लाइन आई है। इसके अलावा मैरी से भी रेफरेंस है, जो मैरी नाम यहाँ पे आता है ऑस्ट्रियन एरिस्टोक्रेसी को दिखा रहे हैं। मेमोरी वर्सेस मीनिंगलेसनेस, तो यहाँ पे शुरू में आपको बहुत सारे डायलॉग्स मिलेंगे फ्रेगमेंटेड फॉर्म में, बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे, तो आपको उसका लॉजिक नहीं समझ में आएगा। तो इसमें आपको जो लीनियर स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैडम सोसोस्ट्रिस यहाँ पे दिखती हैं, टैरेट कार्ड इनके हैं बहुत सारे, जिसमें मेजर हैं द हैंग्ड मैन, फिनिशियर सेलर, व्हील ऑफ फॉर्चून, बेलाडोना का भी है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, पूछी जाती है लाइन, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। ओके, एग्जाम फोकस देखते हैं हम। तो इसमें कंट्रास्ट पूछा जाता है चौसर के साथ, टैरेट का सिंबलिज्म क्या है, मॉडर्न स्पिरिचुअल पैरालिसिस भी हमें देखने को मिलता है इस पोएम में। ओके, तीनों आपको याद रखने हैं। टैरो कार्ड कौन कौन से हैं, क्या सिंबलाइज करते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं। चौसर से कैसे कंट्रास्ट है ये भी पूछा जाता है, और मॉडर्न स्पिरिचुअल पैरालिसिस कैसे दिखाए गए ये भी पूछा जाता है। ठीक है, थीम देखते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ओके, मीन्स ह्यूमन रिलेशनशिप इतना वर्क नहीं कर रहे हैं, वो ब्रेक डाउन दिख रहा है। सेक्सुअल स्टेरिलिटी हमें देखने को मिली, और मैकेनिकल लव। तो बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे। सेक्शन 1 देखते हैं हम। इसमें डिस्कशन हुआ है दो चीज़ों के बारे में। पहले हम देखते हैं अपर क्लास वुमेन के बारे में कैसे बताया गया है, क्या इल्यूजन्स हैं। तो क्लियोपैट्रा का यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंस दिखेगा। अब शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपैट्रा से यहाँ पे लिया है, द वुमेन सिटिंग ऑन द चेयर, ऐसे करके एक लाइन आएगी। ठीक है, आप देखिएगा लाइंस। फिलोमेला की मिथ भी यहाँ पे आई है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके जो ब्रदर इन लॉ रहते हैं, उन्होंने इनका रेप किया है। ठीक है, तो वो नाइटिंगेल बाद में बन जाती हैं, और जग 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 साउंड यहाँ पे दिखाया गया है, लाइन दिखाई गई है। ओविड के मेटामॉर्फोसिस से ये मिथ लिया गया है फिलोमेला के। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। द लेडी शी द चेयर शी सैट ऑन, ये लाइन आती है। ठीक है, सेक्शन 2 में पब सीन है। तो इस हम सेक्शन को, जो आपका सेकंड सेक्शन है, सेकंड पार्ट अ गेम ऑफ चेस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला अपर क्लास वुमेन के बारे में बताया गया, इसमें एक लेडी है और उनका पूरा जो सीन है, लाइक जो जहाँ वो रह रही हैं और जो जैसे भी वो रेडी हो रही हैं, ये सब पूरा दिखाया गया है कि क्या क्या रेफरेंस है, और इसको क्लियोपैट्रा से कंपेयर किया जाता है। इसके अलावा फिलोमेला की मिथ भी आपको देखने को मिलेगी। पब सीन देखते हैं, लोअर क्लास यहाँ पे दिखाया गया। तो पब सीन यहाँ पे ट्रिवियल कन्वर्सेशन को दिखा रहा है। इसमें लिल एंड एल्बर्ट का आपको देखने को मिलेगा, लिल एंड एल्बर्ट। तो लिल अपनी फ्रेंड से बात कर रही है, एल्बर्ट इनके हस्बैंड है जो वॉर से वापस आ रहे हैं, और इन्होंने अपनी इनफर्टिलिटी के बारे में भी अपनी फ्रेंड से डिस्कशन किया है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, हरी अप प्लीज इट्स टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों।
ठीक है। एग्जाम फोकस के पॉइंट से देखते हैं। क्लास कंट्रास्ट, दोनों में क्या कंट्रास्ट है ये ध्यान रखना है। एक में अपर क्लास है, एक में लोअर क्लास है। फेल्ड कम्युनिकेशन, जैसे लिल और अल्बर्ट एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। लिल अपने हस्बैंड से अपनी बातें नहीं शेयर कर सकती हैं, और कहीं ना कहीं उनकी फ्रेंड जब उन्हें ये बताती हैं कि तुम अपने ब्यूटी भी काम करो, अपने जो उनके टीथ हैं वो अभी गैप टूथ हो चुकी हैं, उनके हस्बैंड ने उन्हें पैसे भी भेजे हैं, तो उनकी फ्रेंड ये सजेशन देती है कि यदि तुम नहीं अपने पे ध्यान दोगी तो वो हो सकता है वो किसी और से इंटरेस्टेड हो जाए। ठीक है। फेमिनिस्ट रीडिंग भी यहाँ पे की जाती है। थर्ड पार्ट, द फायर सरमन, इसमें थीम आपको मिलेगी लस्ट, मॉरल डिके, लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। टाइटल कहाँ से लिया गया है? लॉर्ड बुद्धा के सरमन एंड सेंट ऑगस्टाइन की कॉन्फेशन से। एल्यूजन्स, तो मैंने आपको बताया फायर सरमन ये बताता है कि डिजायर कॉजेज सफरिंग। ठीक है। मेजर एल्यूजन्स यहाँ पे रिवर टेम्स का है, पॉल्यूटेड मॉडर्न रिवर वर्सेस स्पेंसर की प्योरिटी। स्पेंसर में जो द फेरी क्वीन में जो फेरी क्वीन में जैसा दिखाया है, एपिथेलेमियन में जो दिखाया गया है उसको यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है। टायरिशियस हमें यहाँ देखते हैं ब्लाइंड प्रॉफिट, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को देख पाते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है टायरिशियस के बारे में। ठीक है। हु इज द ब्लाइंड प्रॉफिट? सेंट ऑगस्टाइन की लाइन, टू कार्थेज देन आई केम, ये लाइन पूछी जाती है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ही हम यहाँ देखते हैं टाइपिस्ट गर्ल का, यहाँ पे सीन है टाइपिस्ट एंड क्लर्क के बीच जो मैकेनिकल जो रिलेशन है वो दिखाया गया है। यहाँ पे एक लाइन आती है लाइक अ टैक्सी थ्रॉबिंग, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल सेक्स दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन्स, द रिवर स्वीट्स ऑयल एंड टार, तो ये मॉडर्न एज की जो रिवर है उसको दिखाया जा रहा है। बर्निंग 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 बर्निंग, तो ये भी पूछा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रायरेशियल से पूछा जाता है क्वेश्चन एज सेंट्रल कॉन्शियसनेस, सेक्सुअल स्टेरिलिटी, लॉस ऑफ स्केयर्डनेस, ये भी पूछा जाता है। तो ये थर्ड जो आपका पार्ट था ये बहुत ही ज्यादा लेंदी है, सबसे लॉन्गेस्ट आप कह सकते हैं, द लॉन्गेस्ट पार्ट इज द थर्ड पार्ट। ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, डेथ बाय वाटर। थीम इसकी क्या है? डेथ एज प्योरिफिकेशन एंड ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ। ओके। फिनिशियन सेलर है यहाँ पे, और वो स्पिरिचुअली डेड है, ये दिखाया गया है यहाँ पे। फ्लेबस, फ्लेबस द फिनिशियन, तो आपको नाम याद रखना है, इनका सेलर का क्या नाम है? फ्लेबस नाम है। सिंबलिज्म क्या है? वाटर, वाटर क्या दिखा रहा है? डेथ प्लस रीबर्थ। ठीक है। मटेरियल प्राइड डिस्ट्रॉयड हो चुका है, ये बताया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आती है, अ फोर्टनाइट डेड। The shortest section, as I already told you, reminder of mortality and memento mori. Memento mori एक लैटिन फ्रेज है जो ये बताते हैं कि the death will come soon। ठीक है। और ये हमें ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ के बारे में भी बताते हैं। कहीं ना कहीं एक अलर्टनेस आती है हमारे मन में कि जो हमारी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो हमें इस मोमेंट को जीना चाहिए। ओके। तो ये कुछ पॉइंट हैं आपके लिए। अब आपको लास्ट जो सेक्शन है आपका, दैट इज व्हाट द थंडर सेड। ठीक है। इसमें थीम्स क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो इसमें क्राइस्ट का जो क्रूसिफिकेशन होता है वो यहाँ पे एल्यूजन्स आपको मिलेगा। क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन, ये एल्यूजन इंपॉर्टेंट है। ग्रायल का लिजेंड, ठीक है, होली ग्रेल का, एंड उपनिषद, उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें थंडर होती है। ठीक है। एक थंडर होती है जिससे आवाज आती है डा डा डा, दत्ता दयादम दाम्यता, इसका मतलब है गिव, सिंपैथाइज एंड कंट्रोल। ये तीन तरीके हैं जिससे स्पिरिचुअल रीजनरेशन हो सकता है। इसमें मीनिंग क्या है? पीस बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। ओके। तो इस सेक्शन में हमें इंडियन फिलोसफी देखने को मिले है, होप ऑफ रीजनरेशन एंड सर्कुलर स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिला है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। अब हम एल्यूजन देखते हैं सेक्शन वाइज, एक काइंड ऑफ क्विक रिवीजन है। तो पहले में हमने देखा चौसर का है एंड बुक ऑफ एजिकिल एंड टैरट कार्ड। सेकंड में शेक्सपियर एंड ओविड का मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। शेक्सपियर दैट जो टेम्पेस्ट की है, दैट वर हिज पर्ल आइज, कुछ ऐसी ही लाइन है, आप देखिएगा। दोज वर हिज पर्ल आइज, कुछ ऐसी लाइन है, ये आप चेक करिएगा। लॉर्ड बुद्धा एंड ऑगस्टाइन एंड स्पेंसर, ये तीनों का रेफरेंस मिलता है। फोर्थ है फोनिशियन मिथ। ठीक है। फोनिशियन मिथ हमने डिस्कस किया। एंड फिफ्थ में हमें दिखता है बाइबल और होली ग्रेल का एंड उपनिषद का। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। ओके। अच्छा, लाइन में आपको बता रही थी, जस्ट अ मिनट।
ओके जी। तो लाइन है दोज आर पर्स दैट वर हिज आईज, ये लाइन थी। तो ये आपको एग्जैक्टली याद रखनी है, वेस्टलैंड में इसका एल्यूजन दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं फ्रेगमेंटेड मेमोरी को दिखाता है, डीके एंड ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है। पोस्ट वॉर डिसइल्यूजनमेंट के बीच की जो सिचुएशन है वो दिखाती है। ठीक है, तो सेलर की आइज के लिए यहाँ बोला गया है कि दोज आर पर्स दैट वर हिज आईज। अब हम देखते हैं ये वेस्टलैंड एक मॉडर्निस्ट पोएट क्यों है। तो फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर हमें यहाँ दिखा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैंने आपको बताया था एक मॉडर्निस्ट पोएट है, पोएम है। तो फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर है, फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे मिली है। मल्टीपल वॉइसेस, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, मल्टीपल वॉइसेस यहाँ पे दिखी है। यूज ऑफ मिथ, एलिनेशन, अर्बन इमेजरी, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, ये आपको याद रखना है। लैक ऑफ लीनियर नैरेटिव, ठीक है, लीनियर नैरेटिव नहीं है यहाँ पे। क्रिटिकल इम्पोर्टेंस हम देखें तो इसे लैंडमार्क ऑफ मॉडर्निज्म माना जाता है। ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के ट्रामा को, एंड मिथिकल मेथड इसमें यूज किया गया है। ठीक है, तो इसमें काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये पोएम काफी डिफिकल्ट है, और क्योंकि ये रिवीजन सीरीज का एक पार्ट है इसलिए मैंने इसमें सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है। बट मैं इसके अलावा और भी लेक्चर्स अपलोड करूंगी, सेक्शन वाइज भी एंड एमसीक्यू से रिलेटेड भी, जिससे आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। तो यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड क्या पॉइंट आएगा, एग्जाम में टाइटल से रिलेटेड आता है, रोल ऑफ टायरेशियस, यूज ऑफ मिथ, फ्रेगमेंटेशन की टेक्निक, इंडियन फिलोसफी का क्या सिग्निफिकेंस है, एंड शांति जो लास्ट में आता है। लास्ट की जो लाइन है शांति शांति शांति, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको वन लाइनर देखना है। द वेस्टलैंड हैज 5 पार्ट्स, published in 1922, dedicated to Ezra Pound. It uses 7 languages and central theme है spiritual barrenness. ओके, अब हम सेक्शन वाइज देखते हैं इसमें क्या पॉइंट्स हैं। तो बरियल ऑफ द डेड, उसमें पहली लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, रिलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड। ठीक है, तो ये रिवर्स करता है चौसर का स्प्रिंग ऑप्टिमिज्म, एंड हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि स्प्रिंग जो है वो पेनफुल रिबर्थ है, नॉट जॉय। ठीक है, ये पेनफुल रिबर्थ है, जॉय नहीं है। एंड कहीं ना कहीं हमें मॉडर्न फियर ऑफ रिन्यूअल भी दिख रहा है। नेक्स्ट है आपका विंटर कैप्टस वॉर्म, कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो। तो ये लाइन क्या दिखा रही है कि जो विंटर है वो डेड है लेकिन पीसफुल है, क्यों? क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं है। स्नो फॉरगेटफुलनेस को दिखाती है, स्केप फ्रॉम अवेयरनेस को भी दिखाती है। ठीक है, मॉडर्न मैन कहीं ना कहीं इनर्टिया को प्रेफर करते हैं, वो इनएक्टिवनेस को प्रेफर करते हैं। ओके, आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, ये लाइन आप देखिए, आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। हैंडफुल ऑफ डस्ट ये मेटाफर है यहाँ पे। डस्ट यहाँ पे डेथ और डीके को दिखा रहा है, सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस है, और कहीं ना कहीं हमें इसमें बिटवीन लाइंस में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव भी मिलता है। ठीक है, सन ऑफ मैन यू कैन नॉट से और गेस, सन ऑफ मैन यहाँ पे लाइन आई है, तो ये बुक ऑफ एजिकल से लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है कि जो ह्यूमैनिटी है उसने प्रॉफिटिक विजन अपना खो दिया है। ठीक है, एल्यूजन्स यहाँ पे चौसर का कैंटरबरी टेल्स, अप्रैल रिन्यूअल है यहाँ पे, लेकिन टीएस एलियट में अप्रैल क्रुएलिटी है। कहीं ना कहीं हमें कल्चरल डीजनरेशन दिखा है। सेकेंड है बाइबल के बुक ऑफ एजिकल से, इसमें सन ऑफ मैन का रेफरेंस हमें मिलता है। इसके अलावा ड्राई बोन्स भी यहाँ पे फ्रेज आता है, ड्राई बोन्स यहाँ पे स्पिरिचुअल बैरननेस को दिखा रहा है। ठीक है, थर्ड है मैरी, मैरी किसे रेफर कर रहे हैं? काउंटेस मैरी लैरिस को, जो ऑस्ट्रियन एरोस्टोक्रेसी को रेफर करती हैं। फ्रेगमेंटेड मेमोरी ऑफ पास्ट यूरोप को भी ये फ्रेज दिखाते हैं। ठीक है, तो कंट्रास्ट हमें क्या देखने को मिला इस सेक्शन में? मेमोरी वर्सेस मीनिंगलेसनेस। ओके, फोर्थ यहाँ पे जो आते हैं रेफरेंस मैडम सोसोस्ट्रिस का, ये टैरोट कार्ड का काम करती हैं, एंड मॉडर्न फ्लावर्स प्रॉफिट है। ठीक है, मॉडर्न फॉल्स प्रॉफिट। की कार्ड्स हम यहाँ देखते हैं, द हैंग्ड मैन जो कि क्राइस्ट के सेक्रीफाइस को दिखा रहा है, फिनिशियन सेलर ये फिलेबस, इसका भी कार्ड आता है, व्हील ऑफ फॉर्चून ये फेट जो समय का चक्र है, फेट का जो चक्र है उसे दिखा रहा है। तो इसमें देखिए बहुत सारे पॉइंट है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि जो मैडम सोसोस्ट्रिस हैं इन्होंने कई सारे कार्ड्स दिखाए हैं। इसमें कार्ड्स भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से कार्ड हैं। तो पहला तो है ड्राउंड फिनिशियन सेलर का, जो दिखाता है फोर शैडो करते हैं ये डेथ को बाय वाटर, तो ये सिंबलाइज करते हैं ड्राउंड फिनिशियन सेलर।
हु इज फोरशैडोइंग डेथ बाय वाटर। व्हील क्या दिखा रहा है? व्हील दिखा रहा है इंडिकेटिंग चेंज, ठीक है। मैन विथ 3 स्टाफ्स, ये भी आते हैं। वन आइट मर्चेंट, वन आइट मर्चेंट क्या दिखा रहे हैं? वन आइट मर्चेंट दिखा रहे हैं कि स्पिरिचुअली वो डेड है लेकिन मेटलिस्टिकली वो अलाइव है, ठीक है, मेटलिस्टिकली वो एक्टिव है। 3 स्टाफ दिखा रहा है जो हमारे 3 गॉड लाइक गॉड हैं और सन और हॉली ट्रिनिटी जो है, हॉली ट्रिनिटी को एक्चुअली ये रेफर करता है, ठीक है। बेलाडोना का भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो बेलाडोना के कौन है? लेडी ऑफ द रॉक्स। ये रिप्रेजेंट करती है रीबर्थ को, स्टैग्नेशन को, ठीक है। ये सिंबलाइज करती हैं डीके को, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को और फ्रेगमेंटेड होप इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो लेडी ऑफ द रॉक्स ये किसे रिप्रेजेंट कर रही हैं? सिंबलाइज करती है डीके को, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को एंड फ्रेगमेंटेड होप इन द मॉडर्न वर्ल्ड। कहीं ना कहीं हमें थीम्स ऑफ डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फेलियर ऑफ प्रोफेसी देखने को मिलती है, ठीक है। तो कुछ सिग्निफिकेंट कार्ड है जो आपको पता होने चाहिए। द ड्राउंड फेनिशियन सेलर, तो ये एक कार्ड है जो दिखा रहा है, सिंबलाइज कर रहा है डेथ बाय वाटर। ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है और ट्रेजिक फेट दिखा रहा है फ्लेबस का। फ्लेबस नाम इंपॉर्टेंट है। व्हील क्या दिखा रहा है? व्हील रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्चून को, चेंज को, इनएविटेबल शिफ्ट इन फेट, ऑफ एन अनप्लेजेंट शिफ्ट इन फेट को भी दिखा रहा है। द मैन विथ 3 स्टाफ्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, या एक जो मर्चेंट है वो अपने शिप को तो देख रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो लिंक है प्राइड से और ग्रीड से, ठीक है। तो मैन विथ 3 स्टेप्स यहाँ पे मर्चेंट को दिखाया गया है जो प्राइड एंड ग्रीड से रिलेटेड है, ठीक है। कहीं कहीं आपको यहाँ पे मैन विथ 3 स्टेप्स, यहाँ पे 3 हॉली ट्रिनिटी का भी दिखेगा, तो आप इसको एक बार चेक करिएगा, ठीक है। वन आइड मर्चेंट ये किसको दिखा रहे हैं? अनइवन और पार्शियल विजन को। और इस इरा का कंफ्यूजन with देखने में असमर्थ है, क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअली डेड है। बेलाडोना, बेलाडोना को यूजुअली एसोसिएटेड किया जाता है पोटेंशियल रीबर्थ और स्टैग्नेशन से, लेकिन यहाँ पे हमें इसका जस्ट अपोजिट सिग्निफिकेंस देखने को मिला। अभी हमने डिस्कस किया है बेलाडोना का, यहाँ पे देखिए डिके, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस एंड फ्रेगमेंटेड होप को दिखा रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन ये किसको डिफर कर रहे हैं? क्राइस्ट को। हालांकि ये कार्ड इन्हें नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आता है कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है इनर पीस में, मतलब उन्हें नहीं दिख रहा, मतलब रिलीजियसली लोग डेड हैं, और ये सिंबलाइज कर रहा है सेक्रीफाइस को और स्पिरिचुअल पॉज इन ट्रेडिशनल पैरट, ओके। तो ये कार्ड जो कि वाइजेस्ट वुमेन इन यूरोप, इन्हें बोला गया है ये प्रोफेसी करती हैं वाइजेस्ट वुमेन इन यूरोप, इनके लिए आता है। हालांकि ये आयरॉनिकल लाइन है क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता चलता है कि वो पुलिस से बच रही हैं, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रही हैं और उनकी कुछ लिमिटेशंस है, और स्पिरिचुअल कंडीशन को भी पता चल रहा है इनके माध्यम से हमें फ्रेगमेंटेड और अनसर्टेन स्पिरिचुअल कंडीशन जो कि मॉडर्न वर्ड की है उसका भी आइडिया लगता है। तो ये मॉडर्न पोएम की सेंट्रल थीम ही है। अनरियल सिटी, अनरियल सिटी लंदन, लंदन है अनरियल सिटी, दांते के हिल से कंपेयर किया गया है, ये आपको याद रखना है। आई हैड नॉट थॉट दैट हैड अनडन सो मेनी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट हैड अनडन सो मेनी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दांते के इन्फर्नो से क्राउड ऑफ डेड सोल्स, ये दांते के इन्फर्नो से आया है। क्राउड ऑफ डेड सोल्स का रेफरेंस हमें मिलता है कि जो मॉडर्न सिटी है वो स्पिरिचुअल हेल को दिखा रही है। पार्ट 1 से ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और जो रह गए हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। पार्ट 2 हम देखते हैं अ गेम ऑफ चेस। तो यही लाइन थी जो मैं आपसे बोल रही थी, द चेयर शी सैट इन लाइक अ फर्बिश थ्रोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एल्यूजन है ये क्लियोपैट्रा का, लग्जरी विदाउट इमोशनल डेप्थ, ओके। नेक्स्ट लाइन है माई नर्व्स आर बैड टुनाइट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। माई नर्व्स आर बैड टुनाइट, तो यहाँ पे लवर्स के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है, ये दिखा रहे हैं कि जो लवर हैं, जो बिलवेड हैं, वो कह रही है माई नर्व्स आर बैड टुनाइट। हालांकि ये रिलेशनशिप कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, ये बहुत ही मैकेनिकल रिलेशनशिप है, और जो बॉय है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड को ये दिखा रहे हैं, फेल्ड कम्युनिकेशन भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्पीच आता है, स्पीक टू मी व्हाई डू यू नेवर स्पीक। तो ये भी क्या दिखा रहा है? इमोशनल आइसोलेशन को और ब्रेक डाउन ऑफ लैंग्वेज को, ठीक है। हरी अप प्लीज इट्स टाइम, ये लाइन मैंने आपको बताई थी, लिल एंड अल्बर्ट जब
का जो रेफरेंस दिया था और लिल अपनी फ्रेंड के साथ बैठी है एक पब में, तो पब क्लोजिंग सीन दिखा रहा है, तो ये सिंबल है टाइम का, डेथ का और एम्प्टीनेस का। ओके, तो एल्यूजन्स हम देखते हैं कहाँ से लिए गए हैं। एल्यूजन हमें मिला है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा से। तो मैंने आपको बताया ये क्वीनली लग्जरी को दिखा रहा है, ये जो द चेयर शी सैट ऑन है ये क्वीनली लग्जरी को दिखा रहा है। इसके अलावा हमें ये पता चलता है कि मॉडर्न मैन के अंदर पैशन एंड पर्पस नहीं है। तो ये जो विमेन है रेडी हो रही हैं और जिनसे ये मिलती हैं उनके बीच कोई भी इमोशनल कनेक्शन हमें नहीं देखने को मिलता है। दूसरा है फिलोमेला, ओविड के मेटामॉर्फोसिस। इन्हें रेप किया गया है और इनको इनकी जीभ काट दी जाती है, लेकिन ये किसी तरह स्टिक की मदद से अपनी सिस्टर को सारी घटना बताती हैं कि उनके ब्रदर इन लॉ ने उनके साथ क्या किया है, तो उसका भी हमें रेफरेंस देखने को मिला है। नाइटिंगेल सॉन्ग क्या बता रहा है कि सफरिंग कैसे आर्ट में तब्दील हो जाता है। लिन एंड अल्बर्ट का रेफरेंस मिला है, तो वर्किंग क्लास मैरिज को ही दिखाते हैं। रिपीटेड अबॉर्शन जो कि स्टेरिलिटी को भी शो कर रहा है। पब सीन क्या दिखा रहा है, मैकेनिकल टॉक। पब सीन रेफर कर रहा है मैकेनिकल टॉक को कि कैसे लिल और उनकी फ्रेंड बात करनी है बट इसमें कोई भी सिंपैथी नहीं है, मॉडर्न डिग्रेडेशन को भी दिखा रहा है। थर्ड देखते हैं द फायर सरमन। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है द रिवर स्टेंट इज ब्रोकन। द रिवर स्टेंट इज ब्रोकन, ये एल्यूजन है स्पेंसर का। लॉस ऑफ पेस्टरल प्योरिटी भी हमें देखने को मिलेगी। द रिवर स्वेट ऑयल एंड टार, ये क्या दिखा रहा है कि कैसे जो पहले के टाइम की जो रिवर थी और अब की जो टाइम की रिवर है, जो स्पेंसर का जो रेफरेंस था वहां पे रिवर और जो अब का रिवर है उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ गया है। ठीक है, तो अब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को भी दिखाया गया है, मॉरल करप्शन को भी यहाँ पे दिखाया गया है। अब रिवर का जो माहौल है या जो रिवर के पास का जो एटमॉस्फियर है वो पहले जैसा प्योर नहीं है, लोग वहां पे कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, ये भी बताया गया है। आई टायरेशियस दो ब्लाइंड थ्रॉबिंग बिटवीन टू लाइफ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन बता रही है कि जो टायरेशियस है वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में थ्रॉब कर रहे हैं और वो ऑमनिशेंट यहाँ पे नैरेटर हैं, सेंट्रल कॉन्शियसनेस इस पूरी पोएम के, और वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सबको देख सकते हैं। द टाइम इज नाउ प्रोपिशियस एज ही गेसेस, तो ये क्या दिखा रहा है, ये मैकेनिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप को दिखा रहा है एंड नो इमोशनल कनेक्शन को भी दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है बर्निंग 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 बर्निंग, ये क्या दिखा रहा है, डिजायर। बर्निंग बर्निंग मतलब ये डिजायर को बताया गया है, डिजायर है डिस्ट्रक्टिव होती है ये बताया गया है, स्पिरिचुअल फायर को भी दिखाया गया है। एल्यूजन्स यहाँ पे हम देखते हैं बुद्धा का फायर सरमन, जिसमें उन्होंने ये बताया कि डिजायर से ही सफरिंग कॉज होती है। नीड फॉर रिनंशिएशन, तो रिनंशिएशन की नीड है, इसको भी उन्होंने बताया है। स्पेंसर का रेफरेंस हमें देखने को मिला, प्रोथेलेमियन से रेफरेंस है, द फेरी क्वीन से नहीं है। तो प्योर थेम्स वर्सेस पॉल्यूटेड थेम्स का रेफरेंस हमें यहाँ देखने को मिला कि प्रोथेलेमियन में प्योर थेम्स का उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है, लेकिन द वेस्टलैंड में पॉल्यूटेड थेम्स को दिखाया है। टायरेशियस जो कि ग्रीक मैथोलॉजी से बिलोंग करते हैं, ब्लाइंड प्रॉफिट है और वो सिंबल है ह्यूमन सफरिंग का और नॉलेज का। ओके, अब हम देखते हैं सेंट अगोस्टाइन का भी यहाँ पे हमें एल्यूजन मिला है, कन्फेशन से लाइन ली गई है, टू कार्टेज देन आई केप। ओके, सेक्सुअल सिन हमें दिखता है, सेक्सुअल सिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उसके बीच का जो कनेक्शन है वो हमें दिखता है कि लोग पीपल आर सो मच एनग्रॉस्ड इन सेक्सुअल सिन और like sinful life that they are not able to be spiritual awakened. Okay, पार्ट 4 देखते हैं डेथ बाय वाटर, इंपॉर्टेंट लाइंस देखते हैं। फ्लेवर्स द फिनिशियन अ फोर्टनाइट डेड, ये मैंने आपको बताया था अ फोर्टनाइट डेड, तो ये किस चीज का रिमाइंडर है, रिमाइंडर ऑफ मोर्टेलिटी एंड यूनिवर्सैलिटी ऑफ डेथ। ओके, अ करंट अंडर सी पिक्ड हिज बोन्स इन विस्पर्स, ये क्या दिखा रहा है, टोटल डिसोल्यूशन ऑफ द सेल्फ। अ करंट अंडर सी, ये डिस्क्रिप्शन है कि कैसे उनकी बॉडी वाटर के अंदर है। ठीक है, एंड ऑफ मटेरियल प्राइड को भी ये दिखा रहा है। ठीक है, एल्यूजन्स देखते हैं, फिनिशियन सेलर जिसको हमने टैरेट कार्ड में भी देखा था, साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ सिंबलाइज कर रहे हैं। वाटर सिंबलिज्म हम देखते हैं, ट्रेडिशनली लाइफ गिविंग, वाटर क्या होता है, ट्रेडिशनली तो लाइफ गिविंग होता है, लेकिन यहाँ पे डेथ एंड प्योरिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। ओके, पार्ट 5 देखते हैं हम,
पार्ट 5 व्हाट द थंडर सेड, इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस देखिए। आफ्टर द एग्नी इन स्टोनी प्लेसेस, शुरुआत की लाइन सही है। तो क्राइस्ट का जो क्रूसिफिकेशन हो रहा है उसको दिखा रहा है, स्पिरिचुअल ड्रॉट को भी दिखा रहा है। यहाँ पे लाइन आती है वाटर 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 वाटर, ठीक है। हु इज द थर्ड हु वॉक्स ऑलवेज बिसाइड यू, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। हु इज द थर्ड हु वॉक्स बिसाइड यू, तो यहाँ पे रिजरेक्शन अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है, ये बाइबल का रेफरेंस है। ऐसा माना जाता है कि जब क्राइस्ट की डेथ होती है तो लोगों का ऐसा मानना था कि वो शैडो फॉर्म में जा रहे थे, ठीक है। कुछ रेफरेंस यहाँ पे आया है कि दो लोग जा रहे थे, शायद वो स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहे थे आई थिंक, और क्राइस्ट की शैडो उनके पीछे जा रही थी, कुछ ऐसी ही लाइन से आप देखिएगा इसको। इमैन्युअल एपिसोड, ये बाइबल से लिया गया है। डा डा डा, ये थंडर वॉइस आती है, ये मैंने आपको बताया था, दत्ता दया धम दामिता। शांति शांति शांति, ये लास्ट लाइन है। तो पीस बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये दिखता है हमें। स्पिरिचुअल क्लोजर भी हमें देखने को मिला। मतलब अब यहाँ पे लास्ट का जो कंक्लूजन आता है उसमें हमें दिखाया गया है कि दत्ता दयाधम दामिता गिव सिंपैथाइज एंड कंट्रोल के माध्यम से हम स्पिरिचुअली अपने को एक्टिव कर सकते हैं, स्पिरिचुअली हम अपने को डिजनरेट कर सकते हैं। तो उसके माध्यम से हम कैसे गॉड से स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सकते हैं, या जो भी बैरननेस जो आ गई है उसको खत्म कर सकते हैं, ये बताया गया है, ठीक है। एल्यूजन्स देखते हैं। बाइबल का क्रूसिफिकेशन, ये यहाँ पे दिखता है हमें। रिजरेक्शन, ठीक है। ग्रैल रिजेंट, दूसरा जो आपको यहाँ पे रेफरेंस मिला। तो फिशर किंग की बात हुई है यहाँ पे, ये बताया गया कि लैंड को सेक्रीफाइस के माध्यम से ही रिस्टोर किया जा सकता है, जो वो बैरन लैंड थे उसकी बात। उपनिषद का भी यहाँ पे रेफरेंस है। तो उपनिषद दत्ता देहदम दामिता, इसका यहाँ पे हमें रेफरेंस मिला है। ईस्टर्न फिलोसफी का भी रेफरेंस मिला है। होप ऑफ रीजनरेशन एंड मॉरल डिसिप्लिन भी दिखाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए ये रिवीजन सीरीज काफ़ी हेल्पफुल थी, और मैंने ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट कवर करने की कोशिश करी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि ये पोएम बहुत लंबी है, तो कुछ पॉइंट्स तो ज़रूरी रह गए, मुझे पता ही है। और इसमें शैडो का भी जिक्र हुआ है कि जैसे मॉर्निंग के टाइम, जो हमारे यूथ का टाइम है, तो शैडो आगे पड़ती है, ठीक है, कुछ ऐसा रेफरेंस है तो वो आप देखेंगे। और ओल्ड एज के टाइम पे शैडो जो है वो हमारे पीछे पड़ती है, तो ये शुरुआत में आपको रेफरेंस मिला है, तो वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ओवरऑल पार्ट वाइज हम क्या थीम है ये देखते हैं। तो स्पिरिचुअल डेथ, पहला पार्ट बरियल ऑफ द डेड, स्पिरिचुअल डेथ को दिखाता है, ठीक है। बाइबल से रेफरेंस है, चौसर से रेफरेंस है। दूसरा आपका द फायर सरमन, ठीक है, सॉरी अ गेम ऑफ चेस, ये आपका फेल्ड रिलेशनशिप को दिखाता है, ठीक है। शेक्सपियर से रेफरेंस है, हमने बताया आपको। थर्ड है द फायर सरमन लस्ट एंड डिके, बुद्धा टायरेशियस, यहाँ पे रेफरेंस हमें मिलेगा, एल्यूजन मिलेगा। मोर्टैलिटी, फोर्थ पार्ट जो है आपका वो क्या है, डेथ बाय वाटर, जिसमें थीम है मोर्टैलिटी एंड एल्यूजन है फिनिशियन मेथ। एंड फिफ्थ है डेथ बाय वाटर, ये रीजनरेशन को दिखाता है, और यहाँ पे एल्यूजन है उपनिषद का। तो आई होप कि आपके लिए ये रिवीजन सीरीज काफ़ी हेल्पफुल थी, एंड ओवरऑल जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा आपके लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं रहा है, ओके, ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू ऑल।